हेलो दोस्तों, मैं हूं सात्विका राही और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। आज बात करते हैं डार्क कॉमेडी के बारे में। वही डार्क कॉमेडी जो आज समाज को भीतर से खोखला बनाती जा रही है। मतलब ये कि लोग आजकल मजाक के नाम पे कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं। आज के टाइम पे दोस्तों इसमें सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं मिस्टर समय रैना। ये वही समय रैना है जो शो चलाते हैं जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। हम चाहे समय रैना को कितना ही ब्लेम क्यों ना कर ले उनकी डार्क कॉमेडी के लिए, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि ऐसे शोज जो हैं कहीं ना कहीं हम भी देख रहे हैं। असल बात तो ये है कि इन शोज में एवरेज व्यूज कितने आते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि शो के प्रत्येक एपिसोड को देखने वालों की संख्या 25 मिलियन है पर डे। पर एपिसोड 25 मिलियंस लोग इसे देखते हैं। तो क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे कि ये जो शो है इंडियाज गॉट लेटेंट आखिर किससे इंस्पायर्ड है? असल में दोस्तों ये इंस्पायर्ड है किल टोनी नाम की एक अमेरिकन कॉमेडी शो से, जिसे होस्ट किया था टोनी हिंचक्लिफ ने। ये शो दोस्तों यहीं से इंस्पायर्ड है, लेकिन एक डिफरेंट इंडियन टेस्ट में। दोस्तों समय रैना और इन्हीं के जैसे दूसरे डार्क कॉमेडियंस, वो जो लड़कियों की समय रैना है जिसका नाम है सेजल, ओ माय गॉड, वो कैसी उल जलूल हरकतें करती हैं ये हम सबको पता है। उसके अलावा एक मधु नाम का जो डार्क कॉमेडियन है जो अक्सर अपने फादर के डेथ का तो कभी अपने भाई के कैंसर का मजाक बनाता हुआ सा नजर आता है। समय रैना की एक इंटरव्यू मैंने देखी और उसके अलावा बहुत सारी कॉमेडी वीडियोस भी देखी उनकी, और उनकी वीडियोस को देख के मैंने जो कुछ पिक किया है। जैसे एक वीडियो में वो अपनी एक छोटे से बच्चे को जो पैसे मांगने आता है और उस दिन समय का मूड बहुत अच्छा है और वो उसको 2000 रुपये निकाल कर दे देते हैं। ऐसे में और भी बच्चे आते हैं और छीना झपटी करने लगते हैं। अंत में क्या होता है, जिसे 2000 समय ने दिया था वो रेल की पटरी पर गिर जाता है और ट्रेन ऊपर से चढ़ जाती है। इस पर समय दुख व्यक्त नहीं करते, इस पे समय कहते हैं कि मुझे तो मज़ा ही आ गया। जो चीज़ें मैं मूवीज़ में देखता था, जो चीज़ें मैं और जगहों पे देख सकता था पैसे लगाकर, वो मैंने 2000 में, मतलब 2000 रुपये में जो वसूल किए हैं मैंने, जो मैंने मज़े लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अफसोस की बात है। दोस्तों इसे ही कहते हैं डार्क कॉमेडी। दोस्तों अब उस फीमेल डार्क कॉमेडियन जिसका नाम है सेजल, उसके जोक सुनिए, उसकी डार्क कॉमेडी देखिए। वो क्या करती है, एक बार अपने एक वीडियो में कहती हुई नजर आती है कि मेरा मंथ एंड चल रहा है और अब मेरे पास पैसे भी नहीं है और घर में कुछ पड़ा भी नहीं है कि मैं खाऊं। और वो वॉश बेसिन में जाती है किचन में, एक चम्मच लेती है और उसमें जो वेस्टेज होते हैं ना वेजिटेबल्स के और चावल के, उसको चम्मच से उठा के खा लेती है और बोलती है मेरा पेट भर गया। दोस्तों इसे ही बोलते हैं डार्क कॉमेडी। दूसरी एक वीडियो में ये दिखाती है कि उनकी दादी, उनकी ग्रैंड मदर का डेथ हो चुका है और फिर कहती है कि ये नोज पिन, एक नोज पिन पहनी हुई है वो वीडियो में, और कहती है ये नोज पिन मेरी दादी ने दिया था। और थोड़ी देर बाद ही सिगरेट और ये सब का पैकेट जो होता है ना, पाउच, वो सब दिखा के कहती है कि इंसान तो चला जाता है पर उसकी यादें, उसकी चीज़ें यहीं रह जाती हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों डार्क कॉमेडी। के अलावा एक और नाम है जो कि अपने फादर के डेथ का और अपने भाई के कैंसर का भी मजाक बनाते हैं, जिनका नाम है मधुर। उन्होंने अपने एक जोक में ये तक कह दिया कि मेरे माँ एक बार कह रही थी कि भगवान एग्जिस्ट तो करते हैं बेटे। तो मधुर ने पूछा क्यों? तो माँ ने कहा क्योंकि मैं शुरू से ही चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चों के बाल जो हैं वो छोटे छोटे हों, एक के तो हो ही गए। हाँ दोस्तों, उसने अपने भाई के ब्लड कैंसर का मजाक बनाया। एक और वीडियो में भी वो अपने भाई के ब्लड कैंसर का मजाक बनाता हुआ कहता है कि मेरे भाई को पता चल गया था कि ब्लड कैंसर से वैल्यू नहीं मिलती ऑफलाइन। यही कारण है कि उसने क्या किया, ऑनलाइन बता दिया सबको कि मुझे ब्लड कैंसर है, आई एम फाइटिंग कैंसर। ऐसे में उसको बहुत फेम मिलने लगा और इतना फेम मिलने लगा कि मधुर को खुद भी जलन होने लगी उससे, और यहाँ तक कि उसे इस फेम का घमंड भी हो गया। उसने अपने इंस्टा का यूजर नेम बदल कर रख दिया दैट कैंसर गाय। तो आप ये सोचो दोस्तों कि ये सब कितना इनसेंसिटिव है कि हम जिन इंसिडेंट्स पे पहले आंसू बहाते थे, हम पहले सोचते थे कि ये शायद दुखी होने वाली बात है, उन इंसिडेंट्स पे भी हम आजकल ठहाके लगाकर हंसते हैं और ये मजाक का टॉपिक बन चुका है, मजाक का विषय बन चुका है। और दोस्तों ये डार्क कॉमेडी जो है ना, वो सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी तक सीमित नहीं है। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसमें डार्क कॉमेडी को दर्शाया गया है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल समझाती हूँ। एक किताब है माई सिस्टर द सीरियल किलर, वेंकन बेथवेट की किताब है ये। इस किताब में डार्क कॉमेडी को इस रूप में दिखाया गया है कि हॉस्पिटल की एक नर्स है और उसी नर्स की एक बहन है, एक सिस्टर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो क्या करती है, वो खूबसूरत बहन उसकी सीरियल किलर निकल जाती है। कैसे? वो अपने लवर्स को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मार देती है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उस नर्स को, क्योंकि वो उसकी बहन है, तो हेल्प करनी पड़ती है उन डेड बॉडीज को डिस्पोज करने के लिए। उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है और नर्स को उस पर क्रश है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि नर्स की जो बहन है, जो कि सीरियल किलर है, डॉक्टर जो है उसको दिल दे बैठता है। अब नर्स इस कंफ्यूजन में होती है कि डॉक्टर को बताया जाए कि ये सीरियल किलर है या ना बताया जाए, क्योंकि अगर वो बताती है तो उसे सजा हो सकती है और अगर वो नहीं बताती है तो क्या पता डॉक्टर भी किल हो जाए। तो
ये जो ट्रेजेडी है इन लोगों की, उसको डार्क कॉमेडी के रूप में प्रेजेंट किया गया है। शैलोन ऑसलैंड की किताब है मदर फॉर डिनर। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति, एक औरत है, एक्चुअली एक लेडी है जिसके 12 लड़के हैं, और जब वो मरती है तो जो 7वां लड़का होता है उसके अंदर ये इच्छा जागती है, या ये कह सकते हैं कि उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जागती है कि नहीं, मुझको ट्रेडिशन को लेके चलना है। और ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन ये है कि जो औरत मरी है उसके बच्चे ही उसे मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को खाएंगे, ये ट्रेडिशन है। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो उनकी माँ है 6 फुट 2 इंच की, बहुत ही लंबी, और मरने से पहले वो बेचारी हो गई है बहुत ही मोटी। अब ये 7वां लड़का ये सोचता है कि खाए तो खाए कैसे। इस भयानक ट्रेजेडी को कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, डार्क कॉमेडी में कन्वर्ट करके प्रस्तुत किया गया है ना, अजीबोगरीब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि डार्क कॉमेडी से रिलेटेड किताबें आती जाती रहती हैं, किताबें हो, मूवीज़ हो, स्टैंडर्ड कॉमेडियंस हो, कॉमेडी हो, ये सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है या चिंता का विषय हो सकता है जेन जी, जनरेशन जेड, उसे लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। या जनरेशन जेड है कौन से लोग? असल में ये वो लोग हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है। ये पहली जनरेशन है जो इंटरनेट के साथ पैदा हुई थी, और अभी हाल ही में पता चलता है कि ये 40% लोग हैं, मतलब पूरे देश में, इंडिया में इनकी संख्या जो है, इनका जो परसेंटेज है वो 40% पॉपुलेशन है। और इनका 55%, इनकी मेंटल हेल्थ जो है, हालांकि ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत कैपेबल है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम है इनका मेंटल हेल्थ। और इन लोगों में 55% लोग जो हैं वो किसी ना किसी मेंटल इश्यू से जूझ रहे हैं या मेंटल ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि जेन जी से डार्क ह्यूमर का क्या कनेक्शन है? तो दोस्तों बहुत बड़ा कनेक्शन पैदा होता है कि डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर है क्या। तो असल में हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, जो भी बुरी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रेजेडी, मिस हैपनिंग, प्रॉब्लम्स, कुछ भी, वो कुछ भी आते हैं, तो इसको जब कॉमेडी के रूप में चेंज कर दिया जाता है, कॉमेडी के रूप में या कॉमेडी के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है मूड को लाइट करने के लिए, तो वही होता है डार्क ह्यूमर या डार्क कॉमेडी। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि आज जो जेन जी है, ये जो नया जनरेशन है जेन जी, वो इसको यूज़ कर रहा है, डार्क कॉमेडी को यूज़ कर रहा है कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, एक साधन के रूप में वो यूज़ करना चाहता है इसका, ताकि वो अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सके। क्या हम ये मान सकते हैं दोस्तों? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो जनरेशन है वो बहुत कुछ देख चुका है, बहुत कुछ देख चुका है इन द सेंस कि इसने हॉलीवुड भी देखा है, इसने बॉलीवुड भी देखा है, और अब न्यूडिटी बहुत ही आम हो चुका है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे ये लोग बहुत एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम को देखा जाए तो वो पहले ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट वो है जहाँ फिटनेस है, अच्छी चीज़ें, फिटनेस है, रिलेशनशिप गोल्स हैं, और भी नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन दूसरा भी एक पक्ष है जहाँ न्यूडिटी ही न्यूडिटी है। दोस्तों आप सबसे पहले तो ये याद रखो कि इनकी ज़िंदगियों में क्या है। इनकी ज़िंदगी में है गेमिंग, आउटडोर्स खत्म हो चुका है, अलग अलग तरह की परेशानियाँ हैं। इन्होंने कोविड देखा है जो कि एक ऐसा एपिडेमिक था जो बहुत ही तंग करने वाला था, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स देखे हैं, क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, ये पॉल्यूशन देख रहे हैं, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। ये जनरेशन कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, अपने ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और ट्रेजेडी को डील करने के लिए या एस्केप करने के लिए कहीं ना कहीं इस कॉमेडी का सहारा ले रही है, डार्क कॉमेडी का सहारा ले रही है, जो कि डार्कर और डार्केस्ट होता जा रहा है। तो दोस्तों हम क्या माने कि जेन जी का डार्क कॉमेडी की तरफ बढ़ना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को डील करने का एक नज़रिया है? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों मैंने जो रिसर्च किया और प्रैक्टिकली जो मैंने ऑब्जर्व किया जेन जी के बारे में डार्क कॉमेडी को लेके, फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि नंबर 1, डार्क कॉमेडी फॉर जेन जी, डार्क कॉमेडी इज अ वे टू डील विद द बैड सिचुएशंस, जिसमें रेप जोक्स भी इंक्लूडेड है। पॉइंट नंबर 2, जेन जी, ये जो जनरेशन है जितना ही कैपेबल है उतना ही सेंसिटिव भी है। क्योंकि सेंसिटिव इन द सेंस कि अगर कोई बात इन्हें अच्छी नहीं लगी, किसी इंसान की बात इन्हें अच्छी नहीं लगती है, तो ये रातों रात सोशल मीडिया पर उसे बर्बाद कर सकते हैं। खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। नंबर 3, कुछ दिनों पहले तक जिन बातों को बहुत ही सीरियस कंसिडर किया जाता था, अब इसको बहुत ही जेन्युइन समझा जाने लगा है। बोलना तो नहीं चाहती थी बट बोलूँगी ज़रूर कि जेन जी दोगले नहीं, बल्कि ये ऑथेंटिक लोग हैं। दोस्तों शाहिर लुधियानवी का एक शेर है जो कि जेन जी पे बहुत ही सूट करता है। ना मुंह छुपा के जिए हम, ना सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा के जिए हम, ना सर झुका कर जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला कर जिए। अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशाले जला कर जिए।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल फैला दीजिए पूरा। थैंक यू सो मच।